हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कामरजार पोर्ट को लेकर के। तो कामरजार पोर्ट, जिसको पहले एन्नूर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, कामरजार पोर्ट की लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे इंडिया के सर्दर्न पार्ट में तमिलनाडु स्टेट जो है वहां पर कोरामंडल कोस्ट पर लोकेटेड है। कामरजार पोर्ट हमारे इंडिया के जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उनमें से एक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कामरजार पोर्ट हमारे इंडिया का फर्स्ट पोर्ट है जो एक पब्लिक कंपनी है। तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल जो है वो यूपीएससी 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अपनी फाइनल लिस्ट में अपना नाम बनाया है उन सब की अपनी अपनी एक स्टोरी है, एक स्ट्रगल स्टोरी है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी के लिए, और अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट है आपको यूपीएससी ही क्रैक करना है, तो देखो एक लॉन्ग जर्नी है और इस लॉन्ग जर्नी में आपकी रेगुलरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने रेगुलर तरीके से चाहे कम ही स्टडी की लेकिन रेगुलर स्टडी की तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म तक बनाए रखना है और अपनी स्टडी जो है वो रेगुलर करते रहना है। एक दिन आप भी अपनी फाइनल लिस्ट में अपना नाम बना पाओगे। द हिंदू को अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है वो द हिंदू के फ्रंट पेज पर अगर हम डिस्कस करें तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया की विजिट पर, पहले क्वेड ग्रुप की मीटिंग जो है वो यहाँ पर होने वाली थी। क्वेड ग्रुप में कौन कौन से कंट्री आते हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। ओके। और यहाँ पर लेकिन यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने आप को यहाँ पर ड्रॉबैक किया। तो G7 की जो ग्रुप की मीटिंग हुई वहीं पर डिस्कशन हुआ क्वेड को लेकर के भी। और क्वेड के फॉर्मेशन का मेन टारगेट क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो क्या हो, ओपन हो, फेयर हो सबके लिए। और इसी को लेकर के इंडिया ने फिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मीटिंग में, फिफिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पैसिफिक आइलैंड्स जो हैं 14 आइलैंड्स उनके बीच में और इंडिया के बीच में कोऑपरेशन जो है वो शो होता है। और वहां पर भी इंडिया ने इस बात के ऊपर फोकस किया कि पैसिफिक ओशन जो है उसका ओपन एंड फ्री रहने में ये आइलैंड कंट्री जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की विजिट पर गए और हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट जो इनिशिएटिव हैं वो हमारी तरफ से लिए गए, कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लिए गए। तो ऑस्ट्रेलिया में एक पार्क है हैरिस पार्क, उसका जो है वो रीनेम कर दिया गया है और उसको लिटिल इंडिया जो है वो अब बोला जाएगा। और ये चीज़ें शो करती हैं कि दोनों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो स्ट्रेटजिक जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन है। दूसरा यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि जल्दी जो है वो हम क्या करेंगे, ब्रिस्बेन में एक कॉन्सुलेट जो है वो ओपन किया जाएगा। काफ़ी लंबे टाइम से इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं उनकी ये डिमांड थी। साथ ही साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी बोला है कि जब भी कोई ऑस्ट्रेलियन, आप इंडियन लोग जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो जब भी इंडिया आए तो अपने साथ में ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोगों को लेकर के आए। और देखो प्रेजेंट टाइम में G20 ग्रुप की जो अलग अलग एरिया, अलग अलग लोकेशन पे जो हमारी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, इसमें एक मेन टारगेट कंप्लीट करना, मतलब मैक्सिमम मीटिंग जो है जैसे कि अभी श्रीनगर में कंडक्ट की जा रही है, इसके अलावा और भी अलग अलग स्टेट में और अलग अलग लोकेशन को लेकर के, तो एक तरीके से हमारे इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये सारी एक्टिविटी जो है वो शो की जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा नेचर की जो ब्यूटी है हमारे यहाँ पर, उसको हम टूरिज्म के रूप में प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो देखो कोविड की वजह से हमारी जो हर डेकेड में सेंसस कंडक्ट की जाती है वो कंडक्ट नहीं हो पाई। हालांकि गवर्नमेंट ने जो है वो इस साल के एंड तक जो है उसके ऊपर उसको एक तरीके से एक्सटेंड कर दिया उस प्रोसीजर को। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमारे इंडिया के लोग जो हैं सिटीजन ये चाहते हैं कि वो अपने लेवल पर ही सेंसस फॉर्म जो है उसको भर सकते हैं, ऐसा उनके बारे में बोला जा रहा है। ओके। और देखो यहाँ पर इफ सिटीजन वांट टू एक्सरसाइज द राइट टू फिल द सेंसस फॉर्म ऑन देयर ओन
rather than through government enumerators, they will have to first update their national population register details online. Okay, तो सेंसस से रिलेटेड डाटा अगर सिटीजन चाहते हैं तो पहले वो क्या करें, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है उसमें अपनी डिटेल्स को ऑनलाइन भरें। तो एनपीआर क्या है, एनपीआर जो है उसको पहली बार 2010 में फर्स्ट पुट टुगेदर इन 2010 एंड अपडेटेड इन 2015। ओके, और 119 करोड़ जो पीपल हैं उनकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर एनपीआर पर अवेलेबल है। ओके, और कोविड की वजह से ये सारा जो प्रोसीजर है वो गड़बड़ा गया सेंसस को लेकर के। तो अगर हम बात करें, आपको इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में होनी चाहिए कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इनमें होता क्या है। तो एनपीआर जो है वो एक डाटाबेस होता है, इसमें हमारे कंट्री के जो यूजुअल रेजिडेंट्स जो होते हैं ना उनकी लिस्ट होती है। अब एक रेजिडेंट क्या होता है, कोई भी पर्सन अगर 6 मंथ से ज़्यादा हमारे इंडिया में रुका हुआ है तो उनको भी एनपीआर में शामिल किया जाता है। और अगर वो इंटेंट करता है, इंटेंशन रखता है कि नेक्स्ट 6 मंथ तक वो और इंडिया में रिजाइड करना चाहता है तो उन सबको जो है वो एनपीआर में शामिल किया जाता है। ओके, मतलब एक तरीके से हमारे इंडिया में कौन लोग आए, कितने समय से कौन लोग रह रहे हैं, उन सब की डिटेल जो हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं। ये यहाँ पर 2000 नोट को जो दोबारा से मार्केट से विड्रॉ करने का जो प्रोसीजर किया है आरबीआई ने, तो यहाँ पर देखो आरबीआई ने जो अपना सर्कुलर रिलीज किया उसमें कहीं पर भी इस बात को लेकर के नहीं बोला था कि कोई भी जो बैंक है वो आपकी कोई पर्सनल डिटेल्स, जैसे आपका कोई कार्ड, जैसे कि मान लो आप रुपीस को ट्रांसफर करवा रहे हो कि आप 2000 के 10 नोट लेकर के जा रहे हो, आप चाहते हो कि उनको ट्रांसफर किया जाए, चेंज किया जाए, तो बैंक क्या कर रहे हैं, कुछ आपके पर्सनल जैसे कि आपका वोटर आईडी या आपका आधार कार्ड जो है ये सब मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं बोला गया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो अभी जल्लीकट्टू को लेकर के जुडिशरी ने जो रिजल्ट दिया है। राइटर जो है उन्होंने यहाँ पर जल्लीकट्टू को लेकर के जो बैन किया गया था 2014 में, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो बैन किया था कि जल्लीकट्टू जो है इसमें जो बुल होता है उसके खिलाफ में एट्रोसिटी होती है, तो इसको हम करते हैं बैन। तो यहाँ पर क्या किया गया था, जुडिशरी ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी, 2 जज की वो बेंच थी, उन्होंने बोला था कि बुल कुड नेवर बी परफॉर्मिंग एनिमल्स, could never be performing animals that they were automatically ill suited for competition and were effectively being forced into participating in a practice that caused them unnecessary pain and suffering। तो कभी भी बुल जो है वो परफॉर्मिंग एनिमल्स नहीं रहे हैं, तो कंपटीशन में आप उनका यूज़ नहीं कर सकते हो, तो फिर भी आप एक कंपटीशन में उनका यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनका यूज़ किया जा रहा है जल्लीकट्टू गेम में, तो ये एक तरीके से उनके लिए सफरिंग और पेनफुल रहने वाला है, ऐसा जुडिशरी ने बोला था। लेकिन अभी जुडिशरी ने क्या बोला, जुडिशरी ने बोला कि जल्लीकट्टू जो है वो ट्रेडिशन को और कल्चर को क्या करता है, रिच करता है, उनसे रिलेटेड है, तो इनको कंस्ट्रक्टेड वे में जो है वो रेगुलेट किया जा सकता है, पोंगल के टाइम में उसको खेला जा सकता है, ऐसा बोला गया है जुडिशरी के द्वारा। तो राइटर ने यहाँ पर एक राइटर है, एक फिलोसोफर है, मार्था नुसबम, उनकी बुक है जस्टिस फॉर एनिमल्स आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर एक एनिमल है सूसन, और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है कि उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये जो बुक है ना, इसमें अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे कि ह्यूमन जो है वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं एनिमल। ह्यूमन जो है वो टेम्परेचर, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन जो है वो बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेजिटेशन कम हो रहा है, इफेक्ट कौन हो रहे हैं, एनिमल। यहाँ पर राइटर जो है उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बुक का यहाँ पर रेफरेंस देते हुए आर्टिकल को शुरुआत किया। तो देखो इस तरीके से आप अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते हो। ऐसे में क्या होता है, एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, जैसे कि जस्टिस दैट ऑल्सो मेक स्पेस फॉर एनिमल वेलफेयर, इस तरीके का कोई आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, और उसको लेकर के आपको हर पॉइंट लिखना है, हर पर्सपेक्टिव में उस आर्टिकल को आपको ढालना है, और फिर उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स निकल करके आ सकते हैं। तो आप अपने ऐसे की शुरुआत जो है वो इस तरीके से आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पर राइटर ने किया, एक बुक का रेफरेंस दिया, राइटर का नाम लिखा कि किस तरीके से एनिमल वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इस बुक में बात की गई है। तो राइटर ने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जिस तरीके से इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 के बेसिस पर तो फिर
और राइट्स जो हैं वो दिए गए, जैसे कि क्लीन एयर, क्लीन एनवायरनमेंट और साथ ही साथ में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ जो है एक पर्सन के लिए होना चाहिए। इसी तरीके का क्राइटेरिया एनिमल्स के लिए भी होना चाहिए। उनका भी एक सेफ हैबिटाट हो, उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि हाँ वो भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए भी सारे राइट्स आते हैं। तो राइटर ने जो फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए हैं वो ही एनिमल्स को देने की यहाँ पर कोशिश की है कि उनके लिए भी राइट्स होने चाहिए, उनको भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके भी सिक्योरेशन के ऊपर जुडिशरी जो है वो काम करे। जुडिशरी का ये जो रिजल्ट है उसको यहाँ पर उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें जो राइटर हैं वो देखो दिल्ली में लॉ मिनिस्टर हैं, तो एक तरीके से वो आम आदमी पार्टी को, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे राइटर ने अभी प्रेजेंट टाइम में जो इशू देखने को मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और किसके बीच में, जो यूटी की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके बीच में। तो जुडिशरी ने क्या बोला, जुडिशरी ने बोला कि भाई यहाँ की जो सर्विसेज है उसके ऊपर हम पावर दे देते हैं किसको, इलेक्टेड गवर्नमेंट को। 3 पॉइंट, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये पावर किसके पास में, ये पावर रहेंगी एलजी के पास में, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। लेकिन इशू कब से चल रहा है, इशू चल रहा है 2015 में, जब सर्विसेज को हटा करके यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के कंट्रोल से निकाल लिया सर्विसेज को, और सर्विसेज किसको दे दी, सर्विसेज उन्होंने दे दी एलजी को। तब से लेकर के एक क्लैश चलता आ रहा था, और अब जुडिशरी ने बोला कि भाई एलजी पावरफुल नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट पावरफुल है। तो यहाँ पर राइटर ने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली कि जैसे कि अगर हम बात करें जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज है, यहाँ पर सबॉर्डिनेट जो यहाँ पर अथॉरिटी है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है, और जिसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसीज अलग अलग जगह पर हैं। राइटर का ये बोलना है कि जिस तरीके से एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में दिल्ली गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, वैसे ही अगर सर्विसेज हमारे हाथ में आती है तो हम सर्विसेज लेवल पर भी एक स्किल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेवलप करेंगे। दूसरा यहाँ पर क्या किया गया, एक नई अथॉरिटी बनाई गई है जिसमें सीएम जो है वो हेड रहेंगे और 2 सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स रहेंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। अगर क्लैश देखने को मिलेगा किसी इशू को लेकर के तो एलजी जो है वो पावरफुल रहेगा, तो मतलब इनडायरेक्टली फिर एलजी को पावर देती। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे नए ऑफिसर्स को तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, और फिर एलजी जो है अगर रिजल्ट आता है तो एलजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का फिर इनडायरेक्टली जो है उनके हाथ में ही पावर आ गई है। ओके, तो यहाँ पर चीज़ क्या है, यहाँ पर चीज़ ये है कि फोकस करना चाहिए किसके ऊपर, जो भी क्लैश है, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, ये जो हमारे बेसिक क्राइटेरिया है इनको इम्प्रूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर सकती है। कैसे कोशिश करेगी, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जैसे किसी स्टेट में जो भी अपोजिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट से या यूटी में, उनके साथ में बहुत सारे इश्यूज को लेकर के डिस्कशन किया जा सकता है जिससे प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन देखने को मिले। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उसके बीच में वाटर डिस्प्यूट को लेकर के है। तो इसमें बताया गया है कि 1956 के टाइम में जो तेलंगाना नहीं बना था, क्योंकि 2014 में बना तेलंगाना अलग स्टेट, पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था। तो किस किस के बीच में, अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है उनके बीच में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, जो कृष्णा रिवर है उसके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जो है वो डिसीजन हुआ था। अब जिसमें 1969 में जो बछावट ट्रिब्यूनल है उन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिक महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितना कितना वाटर किसको मिलेगा। अब क्या हुआ, 2014 में जब आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ तो तेलंगाना को कुछ पार्ट जो है, मतलब 1/3 पार्ट जो है वाटर की अवेलेबिलिटी करवाएगी, लेकिन तेलंगाना जो है वो अभी यहाँ पर और ज़्यादा डिमांड कर रहा है कि 50-50 वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए दोनों स्टेट को। हालांकि इसके लिए अभी कोई रिजल्ट नहीं निकल करके आया है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसके बारे में है। अब क्या है ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसको हम कार्बन लीकेज के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है कार्बन लीकेज, देखो आप सीधी सी बात मानिए, मान लो एक कंट्री है और ये जो कंट्री है यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत टफ है,
मतलब आपको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, कितना एमिशन नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा एमिशन हुआ तो आपके ऊपर टैक्स जो है वो ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे। अब कंट्री क्या करेंगे, कंट्री करेंगे कि वो ऐसे कंट्री से निकल करके जो कंपनी है वो क्या करेंगी, ऐसे कंट्री में चली जाएंगी जहां पर एमिशन को लेकर के रिस्ट्रिक्शन कम है। फिर क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्शन होगा और यहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो निकल करके वापस यहाँ पर आएगी, क्योंकि मार्केट की अवेलेबिलिटी तो प्रोडक्ट्स को चाहिए। तो इन सब को रोकने के लिए ईयू क्या कर रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट बाहर से हमारे यहाँ पर आएगा, मतलब हम किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे, तो उस प्रोडक्ट से कितना एमिशन देखने को मिलेगा, कितना इशू होगा, कितना कार्बन जो है वो निकल रहा है, इन सब को रेगुलेट यहाँ पर किया जाएगा। तो इसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो यहाँ पर सब ज़्यादा इफेक्ट होंगे। इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब आपने यहाँ पर कितना एमिशन किया उनको लेकर के क्या किया जाएगा, एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ये एक तरीके का स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है, जिसमें एक तरीके से जो भी एमिशन है उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी। और रेगुलेट करना जरूरी भी है भाई, क्योंकि जिस तरीके से एमिशन हो रहा है ना, अगर ऐसे ही एमिशन होता रहा ना, अलग अलग कंट्री जो है वो अपने लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने फ्री फंड के बना लिए कि हमारे यहाँ पर आप एस्टेब्लिश कर लो, अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो फिर हमारे यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा नहीं है। और डेवलपिंग कंट्रीज तो इस बात के ऊपर फोकस भी करती हैं, वो बोलती हैं कि हाँ हमें तो देखो, एक तरीके से वो डिमांड भी सही करती है। डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने आप को प्रमोट कर लिया, उन्होंने अपना सब कुछ सेटल कर लिया, और अब वो बोलते हैं कि नहीं, सबके ऊपर इक्वल जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज बोलती हैं हम तो अब डेवलप हो रहे हैं, हमने तो कुछ डेवलपमेंट किया ही नहीं है, एमिशन तो आपने किया है, तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए ना, आप हमारे ऊपर इक्वल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो इसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होंगी, उनके लिए मार्केट की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। ओके, तो ये टेक्स्ट पेज पर हमने डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद में है आर्टिकल यहाँ पर, और ये सिविल सर्विसेज का जो रिजल्ट है उसी के बारे में बताया है इशिता किशोर, जिन्होंने यहाँ पर टॉप किया है इस एग्जाम को। और देखो इनकी स्टोरी के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इनका 2 बार में, मतलब आप रेगुलर 1 ईयर स्टडी करो और 2 बार में इनका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, और फिर जाकर के उन्होंने रेगुलर, लेकिन कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी जो है वो उन्होंने बनाए रखी। अगर आप बनाए रखोगे तो रियल में आप सिलेक्ट जो है वो बहुत इजीली हो जाओगे। तो ये चीज़ जो है वो आपको बनाए रखना है, पेशेंस जो है वो बनाए रखना है, चाहे कितनी भी हर्डल्स हो, कितने भी इश्यूज हो, आप जो है वो उसको रेगुलर रखिए। और अभी जो भी आप स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए 28 को, और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद में जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से सिलेक्ट होते हैं या अच्छे से अपना कर पाते हैं, उनको लेकर के, मेंस को लेकर के हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ में आपको जो स्टूडेंट्स अभी 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स जो है वो किस तरीके से इवैल्यूएट हो रहे हैं, न्यूज़पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी, ताकि आप अपनी नेक्स्ट ईयर की जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर पाओ। ओके, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो चीता को लेकर के है। देखो 2 जगह से हम चीता लेकर के आए, कहाँ कहाँ से लेकर के आए, एक तो नामीबिया से और एक साउथ अफ्रीका से। 20 चीता इंडिया में लाए गए, कूनो नेशनल पार्क में उनको छोड़ दिया। लेकिन इनमें से अभी जो है एक कब, मतलब एक जो चीता है, उन्होंने यहाँ पर बच्चों को, 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से एक की जो है वो डेथ हो गई है। तो अगर इसको इंक्लूड करें तो अब तक 4 चीता की डेथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो देखो जब भी किसी इस तरीके का किसी भी स्पीसीज का रिलोकेशन देखने को मिलता है तो इसमें ऐसा माना जाता है कि 50%, अबाउट 50% जो है वो श्योरिटी रहती है कि वो जीवित रह पाएंगे। ओके, तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इसके बारे में यहाँ पर ये भी इशू बताया जाता है कि एरिया जो है 20 चीता आप ले आए, एरिया कम है, तो इस एरिया को और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए। मतलब जैसे कि राजस्थान जो है वो अपना मुकुंदरा हिल्स वाला जो रीजन है वहाँ पर चाहता है कि वहाँ पर भी चीता को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया प्रोवाइड कराया जाए, ताकि उनको प्रे की अवेलेबिलिटी इजीली हो, हैबिटाट जो है वो बहुत ही ओपन रहे। क्योंकि अगर ज़्यादा कम एरिया में ज़्यादा चीता रहेंगे तो उनके बीच में जो स्ट्रगल है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर इंडिया जो है वो बांग्लादेश को रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। देखो इंडिया जो है वो अपने रीजनल कंट्रीज़ के साथ में अपने जो रिलेशन है उनको बेहतरीन बनाने की जो इंडिया की कोशिश है वो काफ़ी लंबे टाइम से है।
जैसे कि अगर हम बात करें, बांग्लादेश के साथ में हमारा कुछ लैंड डिस्प्यूट था, कुछ एनक्लेव जो थे वो हमारे इंडिया के अंडर आते थे, बांग्लादेश के पार्ट और इंडिया के टेरिटोरियल में आते थे। कुछ कहाँ आते थे, बांग्लादेश में आते थे और इंडिया का पार्ट था। तो वो कुछ पार्ट जो है वो हमने आपस में एक दूसरे के साथ चेंज किया ताकि जो इशू है वो ना देखने को मिले। और साथ ही साथ में इंडिया जो है वो अपने रीजनल कंट्री के साथ में कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करता है ताकि बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उनका सॉल्यूशन जो है वो इजीली देखने को मिल सके। हालांकि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि बांग्लादेश को एस्टेब्लिशमेंट करने में इंडिया ने काफ़ी बेहतरीन रोल प्ले किया था। लेकिन वाटर डिस्प्यूट एक मेजर इशू है। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट जो है ये एक मेजर इशू है जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश में कुछ कन्फ्लिक्शन जो है वो देखने को मिलता है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।